3 जनवरी 2026 ये वो तारीख थी जब दुनिया एक ऐसी खबर सुनकर जागी जिसने कह सकते हैं पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। हुआ ये कि अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था। मतलब ये एक ऐसा कदम था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और इसने दशकों से चले आ रहे तनाव को एक झटके में तोड़ दिया। और इस बात की पुष्टि जानते हैं किसने की? किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने, वो भी सोशल मीडिया पर। सोचिए, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को पकड़ने का ऐलान इस तरह से किया जा रहा है। यही बात अपने आप में बताती है कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा, कितना दुस्साहसिक और कितना विवादास्पद था। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये सब कुछ बस कुछ ही घंटों के अंदर हो गया। सुबह के 2 बजे कराकस में धमाकों की खबरें आती हैं। उसके ठीक बाद वेनेजुएला की सरकार नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर देती है और फिर सुबह 5:21 पर पूरी दुनिया को पता चलता है कि प्रेसिडेंट मादुरो को पकड़ लिया गया है। मतलब ये इतना तेज और इतना सटीक हमला था कि सब हैरान रह गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? देखिए, किसी दूसरे देश पर हमला करके उसके लीडर को गिरफ्तार कर लेना ये कोई मजाक की बात तो है नहीं। तो इस क्यों का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में हुए एक बहुत बड़े बदलाव को समझना होगा। तो इसकी जड़ें जुड़ी हैं द ट्रंप करोलरी नाम की एक पॉलिसी से। अब ये है क्या? ये असल में 200 साल पुरानी एक अमेरिकी सोच, जिसे मनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं, उसका एक नया और कह सकते हैं काफी आक्रामक वर्जन है। इस नई पॉलिसी ने लैटिन अमेरिका में किसी भी तरह की अस्थिरता, जैसे ड्रग्स की तस्करी हो या बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन, इन सब चीजों को सीधे सीधे अमेरिका की अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया और बस यहीं से मिलिट्री एक्शन का रास्ता साफ हो गया। अब देखिए, अमेरिकी सरकार ने अपने एक्शन को सही ठहराने के लिए इल्जामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने रखी। उन्होंने मादुरो पर सिर्फ करप्शन का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि ये कहा कि वो एक नार्को स्टेट चला रहे हैं। मतलब एक ऐसा देश जो ड्रग्स की तस्करी से चलता है। उन पर कार्टेल डे लॉस सोल्स नाम के एक ड्रग कार्टेल को लीड करने, फार के आतंकवादियों के साथ साठगांठ करने और तो और 2024 के चुनावों में धांधली करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। और अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट का ये जो बयान है, ये उनके पूरे केस का सार है, कह सकते हैं। उनका कहना था कि मादुरो का कार्टेल जानबूझकर अमेरिका को अस्थिर करने के लिए कोकीन का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहा था और इसी एक लाइन से उन्होंने इस पूरे मामले को एक पॉलिटिकल मसले से हटाकर नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक जंग का रूप दे दिया। और ये सब सिर्फ बातें नहीं थीं, एक्शन भी लिया गया। अमेरिकी सरकार ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए $50 मिलियन का इनाम रखा था। सोचिए, $50 मिलियन। ये रकम ही बताती है कि इस मिलिट्री एक्शन से काफी पहले से ही अमेरिका मादुरो को पकड़ने के लिए कितना सीरियस था। तो ठीक है, इरादा साफ था, इल्जाम भी लग चुके थे, लेकिन सवाल ये है कि इसे अंजाम कैसे दिया गया। ये ऑपरेशन कोई अचानक से नहीं हुआ था। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये तो महीनों से चल रहे एक बहुत ही प्लान्ड मिलिट्री कैंपेन का आखिरी हिस्सा था। इस ऑपरेशन का नाम था सदर्न स्पीयर और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये पूरे 5 महीने तक धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसकी शुरुआत हुई अगस्त 2025 में, जब अमेरिका ने कैरिबियन में अपने वॉरशिप्स और सैनिक इकट्ठे करने शुरू किए। फिर सितंबर में ड्रग्स ले जाने वाले संदिग्ध जहाज़ों पर हवाई हमले हुए। दिसंबर आते आते अमेरिका ने वेनेजुएला की नौसैनिक घेराबंदी कर दी और फिर आखिर में 3 जनवरी को कराकस पर एयर स्ट्राइक्स के साथ ये ऑपरेशन अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचा। और मादुरो को पकड़ने के इस बेहद हाई प्रोफाइल मिशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे एलीट और सबसे सीक्रेट यूनिट्स में से एक को भेजा, डेल्टा फोर्स। ये अमेरिकी सेना के वो सैनिक हैं जिन्हें सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक ऑपरेशंस के लिए ही ट्रेन किया जाता है। अब गिरफ्तारी मिशन तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जो शुरुआती एयर स्ट्राइक्स हुई वो भी बहुत सटीक थीं। उनका मकसद था वेनेजुएला की आर्मी की जवाबी कार्रवाई करने की ताकत को ही खत्म कर देना। इसीलिए उन्होंने फोर्ट ट्यूना जैसे बड़े मिलिट्री बेस, ला कार्लोटा जैसे एयरबेस और मिलिट्री के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अपना निशाना बनाया। और जैसे ही इस ऑपरेशन की खबर बाहर आई, समझिए दुनिया भर में हड़कंप मच गया। जो रिएक्शंस आए वो बहुत तेज थे, बहुत तीखे थे और पूरी तरह से बटे हुए थे। इस एक घटना ने दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया। जैसा कि साफ दिख रहा है, पूरी दुनिया इस मुद्दे पर बुरी तरह बटी हुई थी। एक तरफ ब्राजील, रूस जैसे देश थे जो इसकी कड़ी निंदा कर रहे थे।
तो दूसरी तरफ अर्जेंटीना जैसे कुछ देश थे जो इसका खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। और बीच में थे यूरोपियन यूनियन जैसे देश जो कह रहे थे कि भाई शांति बनाए रखो। मतलब ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर कोई एक राय नहीं थी। ये टेबल इस बंटवारे को और भी साफ कर देती है। देखिए, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने तो सोशल मीडिया पर जश्न मनाते हुए कहा, स्वतंत्रता आगे बढ़ रही है। वहीं ब्राजील ने इसे संप्रभुता का बहुत गंभीर अपमान बताया और रूस ने तो इसे सीधे सीधे सशस्त्र आक्रामकता का नाम दे दिया। ये बयान ही बताते हैं कि एक ही घटना को दुनिया कितने अलग अलग चश्मों से देख रही। और मजे की बात यह है कि ये बंटवारा सिर्फ दुनिया भर में नहीं था, खुद अमेरिका के अंदर इस बात पर जोरदार बहस छिड़ गई कि क्या राष्ट्रपति के पास कांग्रेस से पूछे बिना ऐसा हमला करने का अधिकार है भी या नहीं। कुछ का कहना था कि हाँ, ये राष्ट्रपति का अधिकार है, तो कुछ ने इससे सीधे सीधे गैर कानूनी युद्ध कह दिया। तो मदुरो अब अमेरिकी कस्टडी में है, लेकिन अब आगे क्या? क्या ये वेनेजुएला में सालों से चल रहे संकट का अंत है, या फिर ये इस पूरे इलाके के लिए एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत है? खैर, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने तो अगला कदम बिल्कुल साफ कर दिया है। उनका कहना है कि मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी जमीन पर अमेरिकी अदालतों में अमेरिकी कानून का सामना करना पड़ेगा। मतलब न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में उन पर नार्को टेररिज्म का केस चलेगा। अब सोचिए, एक पूर्व राष्ट्रपति पर अमेरिकी धरती पर केस चलाना, ये कानूनी और डिप्लोमैटिक तौर पर कितनी बड़ी चुनौती होगी। और यहीं पर आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या एक राष्ट्रपति को इस तरह पकड़कर ले जाने से उस देश में और उस इलाके में शांति आएगी, या फिर ये एक ऐसे नए संघर्ष की शुरुआत है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।